नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर में। हूं आपके साथ उन्नति भटनागर और बुलेटिन का आगाज बड़ी अपडेट के साथ, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एटा के मलावन में जवाहर तापीय परियोजना निरीक्षण उन्होंने किया। इसके बाद उन्होंने एटा को करीब 419 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। सीएम ने विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया, साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि एटा को नई पहचान मिली है। आज एटा के घंटे की गूंज देश भर में सुनाई देती है। 12,300 करोड़ रुपए की लागत से विद्युत उत्पादन का इतना बड़ा संयंत्र आपके यहां लग रहा है। अगले वर्ष तक जब चालू होगा तो यहां से 1320 मेगावाट की विद्युत का उत्पादन होगा और इतना बड़ा पावर का स्टेशन यहां के विकास को एक पहचान भी देगा और यहां के विकास में भी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। एटा की एक पहचान, कोई सोचता था कि एटा में भी मेडिकल कॉलेज होगा, लेकिन आज आपके जनपद में जहां मेडिकल कॉलेज के निर्माण का कार्यक्रम भी अंतिम चरणों में चल रहा है, वहीं एटा के जलेसर में बनने वाले जो घंटे हैं, ये पूरे देश और दुनिया के अंदर हर धार्मिक अनुष्ठान में जब बजते हैं तो एटा और जलेसर का स्मरण हर व्यक्ति कर पाता है। बिना यहां की घंटी बजे तो कोई अनुष्ठान पूरा होता ही नहीं है। आपने देखा होगा कोरोना कालखंड में पूरी दुनिया पस्त थी। दुनिया के विकसित देश कोरोना महामारी के सामने पूरी तरह पस्त हो चुके थे, लेकिन भारत दुनिया के अंदर एकमात्र देश था जो अपने देश की जनता के जीवन को भी और उनकी जीविका को भी बचाने का कार्य कर रहा था, पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहा था। फ्री में टेस्ट, फ्री में वैक्सीन, फ्री में टीका और फ्री में खाद्यान्न की सुविधा भी हर गरीब तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रम जिस युद्ध स्तर पर चल रहे थे। देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में खाद्यान्न, उत्तर प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोगों को फ्री में महीने में 2 बार खाद्यान्न उपलब्ध कराने का कार्य संकट के इस दौर में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाने का। लखनऊ से अगली खबर, जहां आज यूपी बीजेपी का पसमानदा बुद्धिजीवी के साथ सम्मेलन। अल्पसंख्यक मोर्चे के बैनर तले क्राइस्टचर्च कॉलेज में यह सम्मेलन होगा। सम्मेलन में मुख्य अतिथि होंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, राष्ट्रीय महामंत्री साबिर अली सम्मेलन में मुख्य वक्ता, अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी भी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में पसमानदा बुद्धिजीवियों के साथ बातचीत करेगी बीजेपी। पिछड़े मुसलमानों की समस्याओं को बीजेपी सुनेगी। लोकसभा चुनाव में मुसलमानों को अपने पाले में कराने की कवायद है। तो देखिए, बड़ी अपडेट आपको बता दें, आज बीजेपी जो है पसमानदा सम्मेलन में शिरकत करेगी, जहां अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री भी मौजूद रहेंगे। सम्मेलन में पसमानदा बुद्धिजीवियों के साथ बातचीत करेगी बीजेपी और उनकी परेशानियों को सुनेगी और उसका समाधान किस तरीके से निकाला जाए, इस पर भी विचार विमर्श होगा। दो 2024 में लोकसभा का चुनाव होना और ठीक उससे पहले सेमीफाइनल यानी कि निकाय चुनाव के रूप में देखा जा रहा। निश्चित तौर पर उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार तैयारियां कर रही और अब कहीं ना कहीं जो मुस्लिम समाज के अंतर्गत आता पसमानदा समाज, उसको अपने साथ जोड़ने की कवायद कर रही। आज एक बड़ी बैठक होने वाली है जिसमें तमाम जो पसमानदा समाज से जुड़े लोग हैं वो बैठक मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ 18 तारीख को एक और बैठक होगी जिसमें भी पसमानदा समाज के तमाम लोगों को बुलाया गया। हमारे साथ तमाम लोग इस समय मौजूद हैं जो इस बैठक में आए हैं। सर, आज आप बैठक में आए हैं। अक्सर अमूमन कहा जाता है कि मुस्लिम समाज का को इग्नोर किया जा रहा है, उसका ध्यान नहीं रखा जा रहा है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ठग रही है, उनको डरा रही है। क्या सही बात है? नहीं, 77 सालों से जब से याद हुआ है, हिंदू मुस्लिम जो प्यार की तस्नीम एक जात होना चाहिए था, उसमें फ़र्क मिला। फिर मुस्लिमों में भी फ़र्क दोहराया गया। 77 साल में जो दबा कुचला किसी भी समाज में लोग हैं, खासकर मुस्लिम समाज, जो पसमानदा समाज कहते हैं, तो 77 साल बाद उस पर निगाह गई है भाजपा सरकार की। और मुसलमानों को हवा दिखाया जाता था कि बीजेपी जो है मुसलमान के खिलाफ है।
तो रूल रेगुलेशन के हिसाब से 70 साल हमारी पीढ़ा पे दबे पिछली सबसे पिछली पंक्ति में जो दबे कुचले लोग हैं 52 जातियाँ उसमें आती है मुस्लिम समीकरण में, ओबीसी पिछड़ा अति पिछड़ा, तो उनको संयोजने का काम किया है, उनके एक जगह का काम किया है और एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर, मोदी और योगी जी कहते हैं। तो उससे हमें कुछ आशा दिखी है, उसके लिए अपने समाज के साथ उनका वेलकम करना है, उनके लिए लाख लाख बार शुक्रगुजार करना है, उनको बधाई देना है। और उसी संबंध में उसी उपलक्ष्य में आज बुद्धिजीवी वर्ग का सम्मेलन था। हम गाजियाबाद से काफ़ी 83 लोग लेकर के गाजियाबाद से यहाँ पर आए। अच्छा, अभी मदरसों का सर्वे कराया जा रहा है, उसको लेकर के भी लोग सवाल कर रहे हैं कि वो सर्वे गलत है, जबकि सरकार कह रही है कि हम जो छात्र हैं, मुस्लिम तबके के लोग हैं, छात्र हैं, उनको हम हर तरह की शिक्षा देना चाहते हैं, वो चाहे आधुनिक शिक्षा हो या धार्मिक शिक्षा हो, इसमें भेदभाव नहीं करना चाहते। तो ऐसे नहीं, अगर ऐसा है तो उनका स्वागत करेंगे, होना भी चाहिए। अब वो तो जमाना है नहीं, पुरानी तख्तीली और मिट्टी किली पोची और 20 साल आदमी बच्चा वही पढ़ा और भविष्य अंधकार में है, वो भी नहीं होना चाहिए। हम भी चाहते हैं साइंटिस्ट बने, वैज्ञानिक बने, IAS बने, PCS बने। हम भी ये चाहते हैं अगर नियत साफ है, शिक्षा का स्तर ठीक है, तो उसका लाख लाख बार शुक्रिया अदा करेंगे। महिलाएं भी हमारे साथ में जो पसमानदा समाज की इस बैठक में आई, महिलाओं को लेकर क्या इस सरकार ने काम किया, क्या लगता है? महिलाओं के लिए बहुत कुछ काम किया। एक तो आपका 3 तलाक वाला मुद्दा ही उठा रखा और उसके बावजूद महिलाओं को सबको साथ लेके चल रहे हैं। केंद्र में देखिए कितनी महिलाएं मंत्री बना चुके हैं। हमारी स्मृति ईरानी हारने के बावजूद भी मंत्री हैं, है कि नहीं, उनको भी उठाया जा रहा है और बहुत सारे काम किए हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मुस्लिमों को लेके या अदर हिंदू कास्ट को लेके कुछ ऐसा हो, सबका साथ सबका विकास लेके चल रहे हैं मोदी जी और योगी जी। निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं परिवर्तन के रूप में देखा जा सकता है इसको, क्योंकि कहा जाता है कि मुस्लिम समुदाय को हमेशा डराया गया है। ये आरोप हमेशा भारतीय जनता पार्टी विपक्ष पर लगाती है और विपक्ष कहती है कि मुस्लिमों को भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं दबाना चाहती है। लेकिन अब इन सबसे अलग निकल के पसमानदा समाज जो है वो अलग राह पर चलना चाहता, वो विकास की राह पर चलना चाहता। जिधर उसको विकास मिलेगा उधर ये समाज चलेगा। लखनऊ से न्यूज़ इंडिया के लिए अश्विनी कुमार, सहयोगी रघुनाथ सोनी। और चलिए सीधा हमारे संवाददाता हमारे साथ मनीष मिश्रा जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी? देखिए आज पसमानदा बुद्धिजीवियों के साथ ये बातचीत है बीजेपी की और इस दौरान जो उनकी समस्याएं हैं कहीं ना कहीं उससे भी बीजेपी रूबरू होगी, तो कितना महत्वपूर्ण है ये पूरा संवाद? देखिए, निश्चित तौर से महत्वपूर्ण की बात करेंगे, उसकी इंपॉर्टेंस की बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस लगता है। जिस तरीके से मोदी सरकार ने लगातार प्रयास किया था कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर की जहाँ बात करते थे, उसको कहीं ना कहीं रुक रह गया है, उसको कहीं ना कहीं धातु के दिखाते हुए नजर आया। तभी आज जब पसमानदा समाज की बात करते हैं, पिछड़ा हुआ वर्ग माना जाता है मुस्लिम समाज में, और आज उनको एक अहमियत दी जाती है। आज उनके बीच का एक कार्यकर्ता जो होता है उसको आप अपने बीच में लाते हैं, मंत्री के बनाते हैं और मंत्री पद देते हैं। इसी के साथ साथ जिस तरीके से जो पूरा आप समाज को देखेंगे, जिस तरीके से समाज की बात होती थी पहले, जहाँ पे बात होती थी आप देखते थे, और जो यहाँ पे हमने जब सुबह आए थे और बात की थी तो बताते थे सिर्फ हमको पंचायत जो है काम पे लगा देता था। पर अब जब आप बात होती थी और फ्यूचर की बात होती है, पसमानदा समाज के लोगों को जो मेन स्ट्रीम लाइन में है उसमें लाने की बात होती है। कहीं ना कहीं ये चीज़ फर्क नजर आता है जब आप बात करते हैं कि हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर की। आप तालीम की बात करते हैं, आप दीनी तालीम की बात करते हैं, के साथ आप कहते हैं कि हम बाकी जो भी स्टडीज़ हैं, चाहे वो साइंस हो, कंप्यूटर्स, हम उसको भी जोड़ेंगे, उसकी चीज़ लेते हैं और वो कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन होता है और वो दिखता है, धरातल भी दिखता है। और उस चीज़ के बाद आज जब आप बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी का, उसके पीछे खड़ी ये इतना भव्य स्टेज जो बनाया गया है, इसकी जब बात करते हैं तो आप देखते हैं कहीं ना कहीं जो पसमानदा समाज जो कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ वर्ग माना जाता था अल्पसंख्यकों में, उसमें भी आज जब इस तरीके की तस्वीर आप देखते हैं और इस तरीके के गर्मजोशी के साथ जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं, उनका जोश जो है वो देखने वाला होता है। सुबह से हमने देखा था लोग आ रहे थे और लगातार अभी भी लोग आने का जो दौर है वो शुरू है। तमाम जिले के लोग यहाँ पे आए हुए हैं, चाहे आप लखीमपुर की बात करेंगे, सीतापुर की बात करेंगे, बरेली की बात करेंगे, तमाम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। उनका सिर्फ एक मकसद है किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत किया जाए और आने वाले, चाहे वो निकाय चुनाव की बात की जाए और चाहे बात की जाए मिशन 2024 की, एक साथ आके
से अपनी जो बातें हैं वो मंच से शेयर करें और अपनी जो समस्याएं हैं वो मंच से शेयर करें और आने वाले वक्त में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे, जो बातें कही थी मुस्लिम समुदाय के लिए, उसको कहीं ना कहीं पूरा किया है और आगे आने समय भी वो पूरा करते नजर आएंगे। और हो सकता है अगर वो बात सही बैठती है तो 2024 के लिए राहें बहुत ज़्यादा आसान होती नजर आएगी और जो परसेप्शन बना था कि मुस्लिम विरोधी है भारतीय जनता पार्टी, उससे कहीं ना कहीं उभरते हुए नजर आएगी भारतीय जनता पार्टी। जी देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय और खासतौर से अल्पसंख्यक जो पूरा समाज है वो अब विकास पर फोकस करेगा और विकास की बात इस खास तौर से सम्मेलन में की जाएगी और उसको किस तरीके से प्राथमिकता में रखना है इस पर भी चर्चा होगी। तो देखिए, शायद हमारी आवाज मनीष तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पसमानदा बुद्धिजीवियों के साथ आज बीजेपी सीधा संवाद करने वाली है और देखिए, मुख्य अतिथि के तौर पर खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इसमें शिरकत करेंगे और बड़ी मजबूती देने का प्रयास होगा 2024 से पहले, क्योंकि उत्तर प्रदेश बेहद ही ज्यादा अहम है 2024 के लिहाज से अगर देखा जाए तो। ऐसे में जो जमीनी स्तर पर जो तैयारी है वो शुरू हो चुकी है बीजेपी की और इसके लिए देखिए पसमानदा बुद्धिजीवियों के साथ सम्मेलन, उनके साथ सीधा रूबरू होगी बीजेपी। उनकी जो परेशानियां हैं, जो उनकी तकलीफें हैं, उनको सुना जाएगा और उस पर समाधान पर भी डिस्कशन कहीं ना कहीं होगा। और देखिए, मनीष एक बार फिर से जुड़ गए हमारे साथ। मनीष, देखिए कहीं ना कहीं इस पूरे सम्मेलन में विकास के मुद्दे पर चर्चा रहेगी और विकास को ही प्राथमिकता दी जाएगी। निश्चित तौर से देखिए, बात अगर पसमानदा समाज करेंगे तो उसमें जो लोग आते हैं उनकी बात होगी, विकास की बात होगी। हमारे साथ भाई अपने जुड़ गए हैं। पसमानदा समाज की अगर बात करते हैं, कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ आता था। सुबह जब हमने बात की थी तो बताते थे हमको बचपन से ही रोजी रोटी पंचर इन सब लगाए थे, फ्यूचर की बात नहीं होती थी। पर अब बात होगी विकास की, मुस्लिम समुदाय की, जिसको हमेशा तो माना जाता था कि भाजपा विरोधी है। अब भारतीय जनता पार्टी ऐसा सम्मेलन करती है और खुद के प्लानिंग करती नजर आ रही है। कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है और कितना ज्यादा इम्पोर्टेंस रहेगा इसमें। आज जो है हजारों की भीड़ देख रही है। पसमानदा समाज के वो लोग हैं जो अब तक समाज से कहीं वंचित थे, जिनको मुख्य धारा से अलग कर दिया गया था और विकास की रेलगाड़ी से जिनको उतार दिया गया था। मोदी जी ने इन लोगों को 4.5 करोड़ लाभार्थी उत्तर प्रदेश के अंदर दिए और साथ ही साथ एक सम्मान दिया है, चाहे वो राजनीतिक हो, शैक्षिक हो या आर्थिक रूप से हो, चाहे वो लोन की बात हो, चाहे राज्यसभा भेजने की बात हो, मंत्री बनाने की बात हो, मदरसा बोर्ड का, उर्दू बोर्ड का और चाहे अल्पसंख्यक आयोग का, सारे बोर्डों के अध्यक्ष आज पसमानदा समाज से हैं। तो ऐसे समाज को भारतीय जनता पार्टी जब आगे ला रही है तो अल्पसंख्यक मोर्चा अपनी जो हमने किया है वो बताने का और जो हम कर सकते हैं वो बताने का और इनके सुझाव लेने के लिए आज ये कार्यक्रम रखा गया है। उम्मीद है कि इसके दूरगामी परिणाम और अच्छे सुखद परिणाम आएंगे। पर जिस तरीके से, क्योंकि एक बात जब निकल के आती थी कि एक छवि थी बीजेपी की, विपक्ष द्वारा बनाई गई थी कि मुस्लिम विरोधी है, 3 तलाक के मुद्दों की बात होती थी, मदरसे सर्वे की बात होती थी, उनको कैसे देखते हैं? असल में बात जो होगी इस मन से वो विकास की बात हो रही है। आज आप देखते हैं तो मदरसों को ठीक करने का काम किया जा रहा है। जो अवैध यानी कि अनरजिस्टर्ड मदरसे हैं उनको बंद करने का काम सरकार करने वाली है और तमाम रूप से एक वो काम कर रही है जो अल्पसंख्यक समाज के हित में है। उनको बच्चों के पढ़ाने का, उनके मुस्तकबिल बनाने का, उनको डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास होता है। साफ सीधी बात नजर आती है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो मुद्दों पे काम करती है, हर वर्ग हर समुदाय के लोग को लेकर साथ चलती है और इसका नतीजा है कि पसमानदा
समाज जो कि पिछड़ा हुआ था, जिसको कोई पूछता नहीं था जल्दी, आज उसको हिस्सेदारी मिली, भागीदारी मिली है और यहाँ तक राज्यसभा से लेके प्रदेश में आपके मंत्री स्तर का मिला है। तो कहीं ना कहीं मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया गया और ये आगे आने समय में बहुत ज्यादा दूरगामी से अच्छे परिणाम होंगे, मानना है यहाँ के लोगों का और पसंदीदा समाज से जुड़े लोगों का। तो देखना होगा कि निकाय चुनाव और 2024 मिशन में जो योगी मोदी की टीम लगी है वो कितना इफेक्टिव होगा। पर अगर जिस तरीके से ये कवायद की गई अगर वो रंग लाता है तो निश्चित तौर से 2024 की राहें उत्तर प्रदेश से और ज्यादा सुगम होती नजर आएंगी भारतीय जनता पार्टी के। जी बिल्कुल, देखिए मनीष, लगातार आप इसी तरीके से नजर बना के रखिएगा, पसमानदा समाज के साथ कैसे इस बुद्धिजीवियों के साथ संवाद रहता है, इस पर नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका। बढ़ते आगे, लखनऊ में सरकारी अफसरों की दोहरी नीति, जहां सीएम से पीडब्ल्यूडी, नगर निगम, एलडी के अफसरों की शिकायत, जहां पीएम मोदी ने खुद पेट्रोल पंप दलित को दिया था, अफसरों ने पेट्रोल पंप को घोषित कर दिया अवैध। 5 साल बाद पेट्रोल पंप को सूखदार को कर दिया गया है जारी। अवैध पेट्रोल पंप को वैध कर दिया, रसूखदार के दबाव में अवैध पंप को वैध बना दिया गया। नगर निगम विकास प्राधिकरण के अफसरों ने अपनी आंखें मूंद ली हैं। अब अफसर मोटी रकम लेकर वैध बनाकर करवा रहे हैं। चालू मामले में पूर्व अलाठी में ने लगाई मुख्यमंत्री से गुहार, जहां बादशाह नगर रेलवे स्टेशन के पास पंप का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए किस तरीके से अवैध पेट्रोल पंप को वैध कर दिया गया है और नगर निगम ने इस पर अपनी आंखें जो हैं मूंद के रखी हुई है। बड़ा ये पूरा मामला सामने आया है, जहां रसूखदार के दबाव के चलते अवैध पंप को वैध बना दिया गया है। तो देखिए अब अफसर मोटी रकम लेकर वैध बनाकर चालू करवा रहे हैं पेट्रोल पंप। मामले में पूर्व अलाठी ने लगाई है मुख्यमंत्री से गुहार। इस पूरे मामले को लेकर बादशाह नगर रेलवे स्टेशन के पास जो पेट्रोल पंप है उसका ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए लखनऊ में सरकारी अफसरों की दोहरी नीति कहीं ना कहीं इससे देखने को मिल रही है कि किस तरीके से कार्य किया जा रहा है। सीएम से पीडब्ल्यूडी, नगर निगम, एलडी के अफसरों की शिकायत और इसी के साथ पीएम मोदी ने खुद पेट्रोल पंप दलित को दे दिया था और देखिए इसी के चलते अफसरों ने पेट्रोल पंप को अवैध घोषित कर दिया है। अवैध घोषित था, लेकिन 5 साल बाद उसी पेट्रोल पंप को एक रसूखदार ने जारी किया और रसूखदार के दबाव के चलते उस पेट्रोल पंप को वैध कर दिया गया। और चलिए सीधा अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, क्या जानकारी, देखिए क्या रसूखदार के दबाव के चलते इस पेट्रोल पंप को अवैध से वैध कर दिया गया, क्या ये पूरा मामला है, संक्षिप्त में बताइए। बिल्कुल, कुछ साल मतलब 5 साल पहले पेट्रोल पंप है जो महानगर जो मेट्रो स्टेशन है 10 बगल में स्थित है, उसको ये कह के बंद किया गया था कि वो अवैध रूप से नाले पर कब्जे किए हुए, जिससे कहीं ना कहीं नाला क्षतिग्रस्त होता है, पानी निकासी में दिक्कत होती है। उसके बाद पर कार्रवाई का दौर शुरू हुआ था। नगर निगम ने कार्रवाई की थी, उसके बाद जो एलडीए विभाग है पीडब्ल्यूडी उसने भी कार्रवाई के लिए तैयारी की थी। निश्चित तौर पर उसके बाद बंद हो गया था। एक बार फिर उसी पेट्रोल पंप को शुरू किया जा रहा है और शुरू इस तरह किया जा रहा है कि फिर एक बार जो नाला है उस पर पक्का निर्माण किया जा रहा है, बाकायदा उसको जो है सीमेंटेड निर्माण किया जा रहा है। और उसके बाद कहीं ना कहीं जो इंडियन रोड कांग्रेस एक्ट है उसका उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि जो एक्ट है उसके अनुसार जहां भी पेट्रोल पंप होगा उससे 300 मीटर के आसपास कोई भी कट नहीं होगा, यानी कि डिवाइडर अगर कोई आ रहा तो उसका कट नहीं होगा। लेकिन ठीक सामने पेट्रोल पंप के कट है, जबकि 1 किलोमीटर पूरा वो डिवाइडर है और वहां पर अच्छी खासी संख्या में जो है वाहन रहते हैं। ऐसे में दुर्घटना का भी डर रहता है। निश्चित तौर पर समझ नहीं आ रहा कि वो कौन से अधिकारी थे, आखिर कौन सी समस्या थी जिसके चलते उस समय इस पेट्रोल पंप को बंद किया गया था, और अब कौन सा उसने नया नियम, नया कानून लागू कर दिया जिसके चलते पेट्रोल पंप फिर शुरू होने जा रहा है। निश्चित तौर पर इस पर जरूर जांच होनी चाहिए, इस पर इसका संज्ञान शासन को लेना चाहिए, जिससे इस तरह के जो अधिकारी हैं और जो अन्य लोग हैं वो इस तरह के काम न कर पाए। नगर निगम की अपनी गली है, उसका कहना है कि कोई भी व्यक्ति होगा, कोई निर्माण करेगा तो उसको रास्ता तो दिया जाएगा, लेकिन जब रास्ता दिया जाएगा बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये रास्ता जब वो पहले निर्माण नाले किया था तब क्यों बंद किया गया था और फिर वही पेट्रोल पंप एक बार फिर कर रहा है। निश्चित तौर पर इसमें जांच का विषय कि आखिर जांच होनी चाहिए कि आखिर कौन लोग इसमें संलिप्त हैं, किन कारणों से फिर से शुरू हो रहा, कौन एनओसी दे रहा है। निश्चित तौर पर तमाम बिंदुओं पर जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, चलिए देखिए किस तरीके से इस पूरे मामले पर अब आगे कार्रवाई होती है, ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका तमाम जानकारी के लिए।
दिल्ली से अगली खबर, जहां डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सीबीआई का समन। कल दोपहर 11 बजे सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को बुलाया है। कल मनीष सिसोदिया से पूछताछ करेगी सीबीआई। शराब घोटाले में सिसोदिया से पूछताछ होगी। तो देखिए, कल दोपहर 11 बजे सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को बुलाया है। कल मनीष सिसोदिया से पूछताछ करेगी सीबीआई। शराब घोटाले में सिसोदिया से पूछताछ की जाएगी। तो देखिए, लगातार इस पूरे मामले में, जहां आबकारी नीति के मामले में मनीष सिसोदिया पर लगातार सीबीआई का शिकंजा कसा हुआ है और ईडी की भी एंट्री है कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में। लेकिन फिलहाल ये बड़ी जानकारी, जहां सीबीआई ने कल मनीष सिसोदिया को 11 बजे बुलाया है और इस दौरान क्या पूछताछ में सवाल दागे जाते हैं, ये देखना होगा। और चलिए सीधा अपडेट, पीयूष तिवारी हमारा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, कल मनीष सिसोदिया से पूछताछ होगी, क्या बड़े सवाल दागे जाएंगे इस दौरान? देखिए, अगर हम बात करें तो पिछले कई बार मनीष सिसोदिया जो कि दिल्ली के डिप्टी सीएम हैं, उनसे पूछताछ हो चुकी है। ऐसे में कल 11 बजे के आसपास सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को बुलाया है और कथित तौर पे जो शराब घोटाले का मामला निकलकर सामने आया था, उस मामले में मनीष सिसोदिया से पूछताछ होगी। चूंकि इससे पहले भी, चाहे हम सीबीआई की बात करें या ईडी की बात करें, कथित तौर पर शराब जो घोटाला हुआ है उसमें कई लोगों से पूछताछ कर चुकी है। अगर हम बात करें सीबीआई की या ईडी की, तो ऐसे में कल मनीष सिसोदिया को बुलाया है और इस बाकायदा मनीष सिसोदिया ने इस मामले में ट्वीट करके भी कहा है और साफ तौर पे मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया है और एक तरीके से उन्होंने कहा है कि बार बार सरकार द्वारा या सीबीआई द्वारा परेशान किया जा रहा है। और आम आदमी पार्टी अक्सर ये कहती रहती है जब भी कोई छापा पड़ता है या जब भी रेड होती है, चूंकि मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया है कि मेरे घर पर 24 घंटे रेड कराई, कुछ नहीं निकला, मेरे बैंक लॉकर को तलाशा, उसमें से भी कुछ नहीं निकला, मेरे गांव में भी इन लोगों को कुछ नहीं मिला। अब मुझे कल 11 बजे सीबीआई मुख्यालय बुलाया गया और मनीष सिसोदिया ने साफ तौर पे कहा है कि मैं जाऊंगा और पूरी तरीके से जांच में सहयोग करूंगा। तो निश्चित तौर पे एक के बाद एक कार्रवाई हो रही है, जो कि जिससे पूछताछ ईडी या सीबीआई कर रही है और कड़ी दर कड़ी निकलकर जिन लोगों पे आरोप निकलकर सामने आ रहे हैं, और इसी कड़ी में कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया जो कि दिल्ली के डिप्टी सीएम है, उनसे पूछताछ होगी। बिल्कुल। और देखिए, लगातार जिस तरीके से मनीष सिसोदिया खुद से कह रहे हैं कि वो बेबाकी से जवाब देंगे, लेकिन लगातार उनसे जब पूछताछ की गई है तो लगातार देखिए आम आदमी पार्टी की तरफ से ये आरोप लगते रहे हैं कि कुछ भी हाथ नहीं लगा है। तो इस दौरान क्या इसको लेकर भी कोई प्रतिक्रिया सामने आई है कि कल पूछताछ होने वाली है? देखिए, अगर हम बात करें तो पहली प्रतिक्रिया जो कि खुद जिससे पूछताछ होने वाले डिप्टी सीएम, उन्होंने ही खुद ट्वीट किया है। हालांकि थोड़ी देर में संभवतः आम आदमी पार्टी की ओर से भी कोई वक्तव्य या बयान जारी किया जाएगा, जिसमें बताया जाएगा कि आखिर ये पूरा प्रकरण क्या है। हालांकि एक बात स्पष्ट है कि कथित तौर पर शराब घोटाले मामले में कल डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से पूछताछ होगी। चूंकि पिछली बार भी आपने देखा किस तरीके से करीब 12 से 13 लोगों को सीबीआई ने आरोपी बनाया था, जिसमें मनीष सिसोदिया का भी नाम था। ऐसे तमाम लोग थे जो कहीं ना कहीं कथित तौर पर शराब घोटाले से जुड़े हुए थे और कई लोगों को हिरासत में भी सीबीआई ने लिया था और उनसे पूछताछ किया था। पिछली बार आपने देखा किस तरीके से पूरा प्रकरण चला, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हुई। आम आदमी पार्टी ने अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी को घेरा, तो वहीं बीजेपी ने भी तमाम तरीके के आरोप लगाए। ऐसे में अब फिर से एक बार कहीं ना कहीं कार्रवाई तेज हो गई है। कुछ दिन पहले ईडी ने कार्रवाई की थी, अब फिर सीबीआई पूछताछ के लिए मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने बुलाया है। निश्चित तौर पे अलग अलग पहलुओं पे पूछताछ होगी कि क्या कुछ मनीष सिसोदिया के इस मामले में पूरी भूमिका रही है। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया पीयूष, महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका। गाजियाबाद से अगली खबर, जहां सीवर की सफाई करते समय हादसा। सफाई के दौरान गैस से दम घुटने से 2 सफाई कर्मियों की मौत हुई है। अस्पताल में इलाज के दौरान दोनों की मौत हुई है। खोड़ा थाना क्षेत्र के इंदिरा गार्डन इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो देखिए, अस्पताल में इलाज के दौरान दोनों की मौत हुई है। और चलिए सीधा अपडेट देते हैं, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ऋषभ भारद्वाज। ऋषभ, क्या जानकारी मिल रही है, कैसे ये पूरा हादसा हुआ है, क्या लापरवाही रही? जी बिल्कुल, देखिए खोड़ा इलाके में एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां 2 सफाई कर्मियों की मौत हो गई। दोनों सफाई कर्मी सीवर की सफाई करने के लिए गटर में उतरे थे, लेकिन जहरीली गैस होने के कारण दोनों बेहोश हो गए। आनंद फानंद में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ दोनों की मौत हो गई। बिल्कुल दुखद देखिए पूरा ये हादसा रहा है और किस तरीके से सफाई करने के दौरान ये हादसा हुआ है। चलिए, बहुत शुक्रिया ऋषभ आपका तमाम जानकारी के लिए। तो गाजियाबाद से ये पूरी खबर थी, जहां सीवर की सफाई करने गए थे 2 कर्मचारी और इस दौरान जहरीली गैस के रिसाव के चलते दोनों की ही मौत हुई है।
गाजियाबाद में हिंदी सेवी स्वर्गीय हरप्रसाद शास्त्री की जन्म शताब्दी 99 जन्मदिन के मौके पर हरप्रसाद शास्त्री चैरिटेबल की तरफ से ट्रस्ट की तरफ से खास तौर से एक आयोजन रहा, जहां हिंदी भवन में कवि सम्मेलन और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान 7 होनहार छात्र का अभिनंदन किया गया और 7 जरूरतमंद छात्रों को सहायता राशि दी गई। ये विद्यार्थी सम्मान समारोह में कवि अरुण जयमानी, सत्यपाल सत्यम और वंदना कुंवर रायजादा को सम्मानित किया गया है। ग्रेटर नोएडा से अगली खबर, जहां एसटीएफ और नॉलेज पार्क पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां चिट फंड कंपनी बनाकर फ्रॉड करने वाले 2 चीनी अरेस्ट किए गए हैं। क्रिप्टो करेंसी से चीन भेजते थे ये ठगी की गई रकम, तो वहीं ऐप बनाकर प्रलोभन देकर ये ऑनलाइन ठगी को अंजाम दिया करते थे, जिस दौरान 70 से लैपटॉप और गोरो ऐप के पैम्पलेट और 30,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। तो वहीं विदेशी करेंसी और 2 पासपोर्ट समेत कई दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। अब लगातार देखिए इस पूरे मामले में आगे कार्रवाई भी जारी है और जिस तरीके से 2 चीनी को गिरफ्तार किया गया है उनसे पूछताछ जारी है और इस दौरान 70 सिम, 2 लैपटॉप, ऐप के पैम्पलेट और 30,000 रुपए भी बरामद हुए हैं। तो इसके आधार पर आगे की कार्रवाई जो है लगातार इस पूरे मामले में की जा रही है। तो एसटीएफ और नॉलेज पार्क पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है। ग्रेटर नोएडा से ये पूरी खबर है, जहां चिट फंड कंपनी बनाकर फ्रॉड करने वाले 2 चीनियों को अरेस्ट किया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।